क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है cos x प्लस एल्फा cos x प्लस बीटा cos x प्लस गामा sin x प्लस एल्फा sin x प्लस बीटा sin x प्लस गामा, राइट है. इट इज sin बीटा माइनस गामा, sin गामा माइनस एल्फा, sin अल्फा माइनस बीटा एंड F2 is equal to 5. क्वेश्चन वाला कहता है देन समेशन ऑफ एफ आर इज इक्वल टू 1 to 20 इज इक्वल टू 110, ट्रू और फॉल्स. राइट है. देखिए इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर क्या ऐसा है ना जो वाकई में ध्यान देने लायक है. वो जो बिल्कुल नहीं सोचा जा सकता वो क्या है, वो ये कि आप में से सभी लोग जब भी इस तरह के क्वेश्चन की बात करते हैं तो नॉर्मली, क्योंकि मेरा ही खुद का बोला हुआ है कि cos a प्लस बी वाले में प्रोडक्ट लगाना है, हाँ लगाना है नो डाउट. लेकिन ये अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये कांस्टेंट नहीं है. मतलब आप अगर देखें ना तो ये कोई cos अल्फा प्लस बीटा नहीं है हर जगह. इसमें एक वेरिएबल भी एंटर्ड है x के नाम का. ये थोड़ा अलग हटका क्वेश्चन है. तो आप एक इसको भी एक कॉर्नर में जगह देना कि आप इसका f डैश x सोचना जरूर. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कई बार हमारे रास्ते f डैश x से निकलते हैं. हालांकि डिटरमिनेंट का f डैश x निकालना कोई बहुत तोप काम नहीं है कि नहीं. आपको ध्यान होगा एक टाइम में एक रो का या एक कॉलम का डिफरेंशिएशन करना, बाकी दो को रोक के. तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो इट इज माइनस में sin x प्लस एल्फा, माइनस में sin x प्लस बीटा, और ये लिखा हुआ है माइनस में sin x प्लस गामा. सोच लिया आपने. तब तक आपको पता होगा आगे वाली लाइन लिखिए sin x प्लस एल्फा, sin x प्लस बीटा, sin x प्लस गामा. तो उम्मीद है आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है. तो ये वाली पार्टी तो जीरो में आ गई, राइट है. प्लस जब मैं अगले डिटरमिनेंट के लिए वेट करूंगा तो मुझे पता है मेरे को cos x प्लस अल्फा, cos x प्लस बीटा, cos x प्लस गामा पे जाना है, राइट है. और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन वापस यही क्रिएट कर रहा है, दिख रहा है आपको. cos x प्लस बीटा, cos x प्लस गामा, और ये कितना दे रहा है जीरो. और अगले वाले में जब मैं थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करूंगा तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, तीनों ही कांस्टेंट है. तो आप में से अगर किसी की नजर पड़ी तो इसको मतलब ऐसे दिखता बहुत मुश्किल है लेकिन ये टूटता बहुत आसान है. आपको पता चलता है f डैश x ही जीरो आ गया. इसका मतलब फंक्शन कैसा है. अगर फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका मतलब ये कि फंक्शन ने अगर 2 पर 5 दिया तो इसका मतलब ये कि हर वैल्यू पर 5 देगा. तो f x इज इक्वल टू 5 हो गया. और अगर हर वैल्यू पे ये 5 देने वाला है तो क्वेश्चन में पूछने वाले ने आपसे कोई बहुत भयानक बात थोड़ी ना पूछी है. वो तो कहते हैं r की वैल्यू फिर बढ़ाते चलते हैं 1 से लेके 20 तक. मैंने कहा तू कोई भी वैल्यू डाल, हर बार ये कितना देगा 5, और ऐसी 20 वैल्यूज आएंगी तो आना चाहिए 100, जबकि आप कितना लेके आए 110. तो इसका मतलब इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. सही है. टाइटल में जरूर डिफरेंट डिटरमिनेंट का टाइटल है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल पे चला जाता है. ये जो अगली डिटरमिनेंट मैंने आपके सामने लिखी है इसे आप अच्छे से पहचान लेना क्योंकि यहां तो काम आएगी, साथ में आपके स्ट्रेट लाइन के अंदर भी काफी काम में आती है ये वाली डिटरमिनेंट. ठीक है ना.
ये डिटरमिनेंट आप याद ही रख लो, मतलब कुछ एक डिटरमिनेंट है, स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट मल्टीपल टाइम्स काम में आती है, ठीक है। हाँ भाई, जैसे ये डिटरमिनेंट में मैंने आपको कितना दे दिया, A1 1, यहां दे दिया 1 B1 और यहां दे दिया 1 1 C, सही है। इक्वल टू में 0 की बात चल रही है। दो बिल्कुल फिक्स हैं इसके, एक तो C1 माने कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा लो, सही है। दूसरा कॉलम 2 में कॉलम 3 घटा लो, बस सही है। आप जैसे ऐसा करोगे आपको पता चल जाएगा कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाते इट इज A-1 1 B और 0 क्रिएट करा दिया आपने। और जो ये कॉलम 2 है इसमें से जैसे कॉलम 3 घटाओगे इट इज 0 B-1 1 C क्रिएट हो गया, 1 1 C को छोड़ दीजिए, सही है। क्योंकि आपके पास में 2 0 आ गए, कहीं से भी खोल दीजिए। 2 0 आना मतलब आप समझ लो आपके पास में ऑलमोस्ट काम आधे से डन हो गया, कहीं से भी ओपन कर दो। जैसे मैं इस साइड से ओपन करता हूं तो इट इज A-1, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कितना B-1 C, राइट है। अच्छा, वैसे अगर आप चाहें तो एक और काम भी किया जा सकता है कि किसी तरह से एक आधी और 0 भी क्रिएट करा जा सकता है। अगर आप मेरे को कोई अच्छी राय दे सकते हैं तो वो भी चलेगा। R1 माइनस R2 भी कर दूं, R1 माइनस R2 करके तो अपन बढ़ा देंगे। R2 माइनस R1 करके ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ जाएगा। और कोई तरीका, R3 पे कोई ऑपरेशन लग सकता है, या कोई ये तरीका कि इसमें कुछ और क्रिएट हो जाए, सोच लें आप। नहीं हो सकता तो फिर टाइम वेस्ट ना करें, नहीं हो रहा तो टाइम वेस्ट करें। फिर अपन आ जाओ, फिर B-1 C, ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर कितना 1 C। आ जाओ, आप तो टाइम वेस्ट मत करो, आप आगे चलो, ठीक है ना। -0 कर दूं, प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 मल्टीप्लाइड विद 1 B C माइनस 1 सॉरी मेरी सारी से गलती हो, 1 B इंटू 1 C, बस यही हो गया। इक्वल टू 0 चल रहा है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं मामला, चिंता नहीं करें, ठीक है। अगर मैंने इसे ओपन कर दिया तो इट इज A-1 B-1 इंटू C, सोच लिया। यहां तक देखिए, माइनस अगले वाले के अंदर दिमाग लड़ाना, A-1 चाहो तो प्लस कर दूं इंटू C-1, सोचे आप, बैठ गया मामला। अच्छा, अगले वाले के अंदर फिर दिमाग लड़ाना, B-1 C-1 इक्वल टू 0। कोई यहां तक कोई परेशानी? अच्छा, अब जैसे ही ये आ जाए, मतलब आपको ये पता चल गया आप और आगे नहीं जा सकते, खोल दीजिए। ये 2 स्टेप लगाने के बाद खोलते ही डिवाइड करो, A-1 बिल्कुल इन तीनों का डिवाइड लगा दो। जैसे आप डिवाइड लगाओगे, कोई बताएगा बस इस जगह क्या बचेगा, C अपॉन, बेहतरीन, C अपॉन C-1, और यहां बचेगा 1 अपॉन B-1, यहां बचेगा 1 अपॉन C-1 इज इक्वल टू कितना, सही है नहीं है? अच्छा, अब देखिए सब बाकी तो सब सही है, एक बंदा ने गड़बड़ कर रखी है बस, C ने। ये भी अगर 1 अपॉन होता तो काफी अच्छा लगता। तो आप में से कोई सोचे तो ये जो C अपॉन C-1 जो लिखा है ना, अब कोई ऑपरेशन थोड़ी लगाना, अब तो सिर्फ बुद्धि लगानी है। इसे मैं 1 C भी लिख सकता हूं, या C-1 + 1 भी लिख सकता हूं। इसे मैंने लिख डाला C-1 + 1, राइट है भाई। और जैसे मैंने इसे लिखा, ये सबके नीचे C-1 अलग कर दिया, सोच लिया। पास वाले को तो बिल्कुल टच ही नहीं करा, 1 अपॉन B-1 + 1 अपॉन A-1 इक्वल टू 0। क्या लगता है ये कैंसिल आउट होकर के 1 बन गया? और जैसे ही 1 बना, इसको उधर भेज दूं तो उधर की तरफ जाकर के कितना बन गया भाई, -1। श्योर है आप? सोच लिया आपने? आप पहचानिए कि जो ये लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो fx की वैल्यू 1 अपॉन 1 - x है। तो बताएगा कोई बच्चा fa की वैल्यू 1 अपॉन 1 - a, fa की वैल्यू 1 अपॉन, तो ये जो लिखा हुआ है -fa लिखा है, सोचो आप, तो ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है fc। आप बोलो तो सबका माइनस हटा लें, तो आपको आपके हिसाब से होना चाहिए fa + fb + fc इज इक्वल टू 1, जबकि सरकार के 2। इसका मतलब फॉल्स है, सही है ना। ये फॉल्स वगैरह तो कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट तो ये कि आप ये कंटेंट यहां तक पहुंचना सीख जाएं आप।
एक्चुअली में क्या ना, हम इसलिए रुक रहे थे कि ये 0 तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उस चक्कर में यहां बैठ जाएगा मामला। हाँ नहीं, a माइनस बी नहीं आएगा, a प्लस बी माइनस 2 हो जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा मामला, इसलिए रुक गए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, करें बात इसका, है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, चलिए भाई, है ना। देखिए साहब, हम जो भी अब पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करना, ठीक है ना, तो ध्यान रखना हमारे पास दो तरह के आंसर आएंगे। एक तो आएगा कंसिस्टेंट, एक आंसर आएगा इनकंसिस्टेंट। जिस बच्चे ने ये कभी नहीं सुना कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, तो जरूर ध्यान से सुन लेना। देखिए साहब, कंसिस्टेंट जब भी सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अब आप इसका भावार्थ निकाल लें खुद ब खुद। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन में कम से कम एक सॉल्यूशन है, माने एक सॉल्यूशन भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। राइट है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, जब हम इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं, है ना, तो इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, सीधी बात, इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। यहां तक में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जब हम लोग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन की बात करते हैं तो फिर से हमारे पास में दो बातें निकलती हैं, ठीक है ना। आप जिसे बोलते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, सही ना भाई। जिसे आप एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बोलते हैं उसे दुनिया वाले यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, या तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होते हैं या फिर सीधे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। क्या यहां तक में कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब ये कि कम से कम एक सॉल्यूशन का मतलब या तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो गए या सीधा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। जितने भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं वो सब नॉन ट्रिवियल के अंदर काउंट होते हैं, सही है ना भाई। हालांकि यही अकेला नॉन ट्रिवियल का बोझ उठाने वाला नहीं है, इसको भी समझना। जो यूनिक सॉल्यूशन होगा उसके अंदर भी दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे, दो टाइप के आंसर्स होंगे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ठीक एक हल आ रहा है, ठीक एक सॉल्यूशन आ रहा है। जो एक सॉल्यूशन आ रहा है वो, अब यहां ये बात समझने की है, जो ठीक एक सॉल्यूशन आ रहा है वो किस टाइप का है? वो या तो परफेक्टली जीरो है, बात समझ में आई। इसे बोलते हैं ऑल सॉल्यूशंस जीरो, या तो सारे सॉल्यूशंस कैसे आ रहे हैं? जीरो आ रहे हैं, या ऑल सॉल्यूशंस, इसे बोलते हैं नॉट ऑल सॉल्यूशंस जीरो। आप लाइन ध्यान से सुन रहे हैं ये बात। अगर बाय द वे सारे सॉल्यूशन जीरो ना आए तो उसे बोलते हैं नॉन ट्रिवियल। ध्यान से सुनना भाई ये बात। अब आपको यहां थोड़ा सा भेद लगेगा, है ना, लेकिन यहां थोड़ा सा सही बैठेगा। अगर सारे सॉल्यूशन जीरो आ जाएं तो उसे बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गए। बात समझ में आई? तो इसका मतलब यह है कि हमारी पूरी कहानी दो किस्सों में बटी रहेगी, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, वो तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर कंसिस्टेंट आएगा तो फिर से दो टाइप के क्वेश्चन आंसर आएंगे, या तो ठीक एक सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अगर एक सॉल्यूशन आएगा तो एक सॉल्यूशन में भी कैसा सॉल्यूशन आएगा? या तो परफेक्टली जीरो आएगा या फिर जीरो को छोड़ करके कुछ भी आ सकता है। इसे क्या बोलते हैं? या तो सारे जीरो आएंगे या कोई एक बागी हो गया, कोई एक बागी माने कोई एक जीरो नहीं बना। अगर एक भी जीरो नहीं बना, ठीक है, तो हम इसको किस में गिन देंगे? नॉन ट्रिवियल में। ये मेरे को ज्यादा मेरे को इस पे, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको सुबह सुबह इतनी भारी भारी बातें बता दूं, ठीक है ना, लेकिन मेरे को हो सकता है मैं फेलियर में भी चला दूं। इसको समझने के लिए मैं सबसे बेसिक चीज जा सकता हूं, इतना बेसिक कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ सकती है। इतना छोटे से नीचे क्या जा सकता है, सही है ना। कितने वेरिएबल है पूरी कहानी में? एक। नाम क्या है? एक्स। देखिए साहब, सीधी बात है, आप में से कोई भी सोच सकता है इस लाइन के दौरान कि एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए। सोच लिया आपने? यहां तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा,
अगर बाय द वे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस पे भी फिर दिमाग लड़ाते हैं। दो बातें रख रहा हूं आपके सामने, एक केस दिखा रहा हूं जब a 0 है, एक केस दिखा रहा हूं जब a 0 नहीं है। यहां तक की बात में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जब a 0 नहीं है फिर दो बातें सोचो। आप सोचो इतनी छोटी बात में भी कितनी दूर तक सोचा जा सकता है, वो सोच रहे हैं अपन। अगर a 0 नहीं है माने a 0 नहीं है माने नीचे वाला जिंदा है, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ है, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो फिर ऊपर वाला b 0 होगा या b 0 नहीं होगा। अगर b 0 हो गया तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 आएगा तो दुनिया से ट्रिवियल सॉल्यूशन गिन देगी कि भाई ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहे हैं, क्योंकि 0 आंसर आ गया वेरिएबल का। अभी भी नहीं आया? अच्छा, अगर बाय द वे b ने भी 0 होने से इनकार कर दिया और नीचे वाला तो पहले से ही 0 नहीं है, तो समथिंग डिवाइड बाय समथिंग कुछ और देगा, तो जो भी आंसर आएगा वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब इट इज नॉन ट्रिवियल। अच्छा, अब मैं आपसे दोबारा मेरे क्वेश्चन पूछता हूं, नॉन ट्रिवियल सही है भाई? अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई कि ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल, बताओ साहब अभी जो भी आंसर आ रहा है ये दोनों आंसर में से कौन सा कंसिस्टेंट है? क्यों दोनों? क्यों? क्योंकि चाहे 0 आए चाहे 0 ना आए, कोई भी अगर सॉल्यूशन आता है तो आप क्या बोलोगे? कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन आ रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों किस में काउंट होंगे? कंसिस्टेंट में। हाँ, ये इतना बारीक आपको अंतर पता होना चाहिए भाई क्या समझा जा रहा है। अगर आंसर आ रहा है तो कंसिस्टेंट है, अगर आप ऐसी किसी जगह भिड़ गए जहां आपके पास आंसर आना बंद हो गया तब आपके तो इनकंसिस्टेंट। जैसे कैसे हो सकता है? अब इधर देखते हैं ना, इसकी ब्रांचेस खोलते हैं, a 0 है माने डिनोमिनेटर 0 भाई। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो b 0 होगा या b 0 नहीं होगा। अगर b 0 हो गया तो बच्चा बच्चा समझता है 0/0 सॉल्यूशन आया क्या? x के नाम पे क्या आया? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो आप क्या बोलोगे? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होते ही आपके दिमाग में क्या वर्ड आना चाहिए? इनकंसिस्टेंट। अब आया समझ में इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आपको चीजें जिस चीज में जिस रिदम में याद हो वही सही है। आप बेसिक से चलोगे आपको ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है? अगर b 0 नहीं है, b 0 नहीं माने ऊपर वाला 0 नहीं और नीचे वाला क्या है? 0, तो क्या बनेगा? इनफाइनाइट। तो कैसे सॉल्यूशन लगाऊं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या ये बात सही है? अरे सोचो, इनफाइनाइट आएगा। अच्छा, धीरे दोबारा सोच के बोलना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे या इनफाइनाइट इज अ सॉल्यूशन आएगा? हाँ, तो कैसे में गिनूं मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन को? किसमें गिना जाए, सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन? सोच के बोलना, सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन? आपको लग रहा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तो तब होता है जब आपकी बात ही ना बने। राइट नाउ इट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो हटा लेता हूं, लेकिन अगर x इज इक्वल टू इनफाइनाइट दैट इट सेज दैट इट इज अ वेरी लार्ज नंबर। ये कह रहा है कि बहुत लार्ज नंबर आ रहा है, ऐसा नहीं कह रहा कि नंबर ही नहीं आ रहा। तो इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इट इज कंसिस्टेंट। कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? अब देखो दूसरी बात, अब यहीं पे एक और बेसिक सीखो। जब भी नीचे वाला 0 हो, ये बात अब मैंने पहले बोला, मैं सुबह सुबह ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी किस्मत है, ठीक है ना? अगर यही मैं कल वाले उसमें समझा रहा था तो आप काफी हद तक पिकअप हो चुके होते और आप बात को जल्दी समझ पाते। वापस कोशिश कर दो, जब भी a 0 होगा कभी भी नीचे रख के मत सोचना। फिर कैसे सोचना है? उस केस में इसे ऐसे सोचा जा सकता है, 0 into x is equal to b। ऐसे सोचो। नहीं आया? अगर क्यों? क्योंकि 0 तो नीचे जाएगा ही नहीं अगर 0 है तो। आपको समझ में आया? फिर खोपड़ी लड़ाना। अगर ऐसा है, अब दो बातें सोचो, b अगर 0 हो गया, दोबारा सोचो b के 0 होते क्या मजा है? बताओ साहब, अगर मैंने b को 0 कर दिया, देखो आपके आंसर बदलने वाले हैं। x बिलोंग्स टू r। सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन? कितने सॉल्यूशन आएंगे बताएंगे? x की जगह कितनी वैल्यूज रख सकता हूं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में बात चमकी नहीं आया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इट इज कंसिस्टेंट। देखो अभी इनकंसिस्टेंट दिख रहा था आपको, अब आपको समझ में आया कैसे? ये बस ये आपका देखते ही समझ में आया था मेरे को, क्या आपने चीजों को ये ऐसे में डील किया या ऐसे में डील किया? आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है। जब भी नीचे 0 बन जाए, है ना, जब भी नीचे 0 बन जाए ऐसे रख के सोचो। अब आपको थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूं मैं, समझ में आ जाए। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। अब आप बताओ, अगर बाय द वे इस केस की बात करता हूं तो 0 तो यहां है ही, है ना? अच्छा, और जो आपका b है वो 0 नहीं है, तो बताओ ऐसा हो सकता है 0 की किसी से मल्टीप्लाई हो और सामने कुछ और आ जाए?
अब बताओ क्या लिखूं, बोलो। 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू समथिंग। पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। और नॉट पॉसिबल होते ही क्या बोलूंगा? नो सॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में एग्जैक्ट वर्ड चमकने लग गए। उल्टा हो गया एकदम, नहीं आया। ऐसी से बता दो मैथ्स में बेसिक कितना सही है कि आपने जीरो को ले कैसे गए नीचे। अब तो ठीक है, या अभी भी नहीं पल्ले पड़ा? सुबह सुबह चलो आ जाओ, दिमाग लड़ाते हैं थोड़ा और, ठीक है। पहले बेसिक पकड़ लिया, आ जाओ खटाखट क्वेश्चन पे बात करेंगे। फटाफट फटाफट छापिए, फटाफट छापिए। मैं तेजी से निकलना चाहता हूं क्योंकि ये है ना, आपको पता है ना कैसा इलाका आ गया। आप में से किसी को पता चला कि मैंने जो बात चालू करी है क्रैमर रूल पे जरूर करी है, लेकिन ये जो बात करी है वन वेरिएबल के लिए करी है। नॉर्मली हम लोग इस तरह के डिस्कशन से बचते हैं। ये कॉपी करते बस जगह दे देना बस मेरे को आपको बहुत जरूरी चीज इसलिए बता रही है क्योंकि मेरे को पता है कि इसको कैसे निकालना है। अब बात कर रहा हूं 2 वेरिएबल पे, जिनसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब छोड़ दो, मैंने उधर का इस हिसाब ही नहीं रख रहा, मैं तो इधर आ गया। अब 2 वेरिएबल देखिए साहब, 2 वेरिएबल की बात चली तो इक्वेशनें भी 2 आएंगी। पहली इक्वेशन का नाम सुनिएगा साहब, a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू c1। दूसरी इक्वेशन का नाम है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब बड़े ही ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 2 वेरिएबल के क्वेश्चन हम पूरी तरह से तैयारी पे उतरते हैं, हमारी शीटें सारी समर्पित हैं 3 वेरिएबल को लेकर के। और एग्जामिनेशन में चाहे मेंस उठाइए चाहे एडवांस उठाइए, आजकल इन्होंने नया ट्रेंड और चला रखा है, ये 2 वेरिएबल पे भी खेलने लग गए। अब हमारी तैयारी तो 3 वेरिएबल की होती है, हम तो क्रैमर रूल के लिए डेल्टा लेकर के तैयार होते हैं कि डेल्टा लेंगे, डेल्टा 1 लेंगे, डेल्टा 2 लेंगे, डेल्टा 3 लेंगे, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, और ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल के लिए पहले तैयार होते इक्वल टू 0 लेके आएंगे। कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में सेटल होता है, लेकिन वो खेलने लगे आजकल 2 वेरिएबल पे। क्यों? क्योंकि ये आसान है और हमारी तरफ से देखा हुआ नहीं है, इसलिए मुश्किल हो जाता हमारा। किसी को भी अगर बाय द वे इसको समझना है, खटाखट समझना, ये अपने आप में 2 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 स्ट्रेट लाइन। सोचो जल्दी जल्दी, अगर 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 केस हो सकते हैं दुनिया में। पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। सोच लिया आपने? किसी को दूसरा केस समझ में आया? पहली बात यहां पे बोलना, एक सेकंड बड़े ध्यान से बोलना, यहां पर जो भी आंसर आएगा, रुको 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 रुको, ये तभी आएगा जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्या आपको बात समझ में आई? कितने सॉल्यूशन आए? 1 बोले तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, राइट है भाई। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, सही है ना भाई। अच्छा, क्या अगर ये सॉल्यूशन ओरिजिन हो जहां ये कट रहे हैं एक दूसरे से, अगर वो ओरिजिन हो गया तो उसका नाम ट्रिवियल नहीं आ रहा। कैसे पता चलेगा आपको कि ओरिजिन पे कटेंगे? मेरे को देखते बदल देगा, अगर ये दोनों 0 है तो ओरिजिन पे कटेंगे और कहीं नहीं कट सकते। नहीं समझ में आया? क्योंकि जैसे ही ये दोनों 0 है, y इक्वल टू mx वाली फील आ गई। आप यही हो ना? पूरा दिमाग लगा लेना, ऐसा कोई बहुत भारी बात नहीं करूंगा। अच्छा जल्दी से बताना, ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या बोलूं? नो सॉल्यूशन। सही है भाई? नो सॉल्यूशन बोले तो इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। अब धीरे धीरे मैं आपको नाम याद करा रहा हूं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अपनी शीट से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बुद्धि की चीज है, राइट है भाई। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है, कि मेरे पास में एक छोटा सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्या आप में से कई लोग सोच सकते हैं खटाखट। 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? अगले ने कहा ही नहीं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कहता है सॉल्यूशन बताओ आप, तो खत्म करो बात, सॉल्यूशन बताओ आप। इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिखाओ, इनफाइनाइट। यही तो है दर्द, अब बेसिक से यही तो खेलना कहते हैं इसी को, ठीक है। वो कह रहे हैं आप तो सॉल्यूशन बताओ, कुछ तकलीफ नहीं है। आप में से कई लोगों ने दिमाग लगाया है ना, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/4, इसका मतलब आपने सही जवाब दिया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब बताओ कैसे करना है, पता है किसी को आइडिया? नहीं। इस जगह पर क्या लिखना है? लेट x इज इक्वल टू t, लेट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, हाँ बोलो बोलो, 2 माइनस t। अरे x की जगह t रखो, y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 माइनस t। तो आप सॉल्यूशन लिख के छोड़ दोगे, देखो जरा,
टी कॉमा 2 माइनस टी और टी बिलोंग्स टू आर की तू लेता रहे। अब नहीं आया समझ में? एक एक करके आप रखता जा, टी इज इक्वल टू 0 रख, 1 रख, 2 रख, 3 रख, खुद ब खुद रखता जा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे दिए तेरे को। नहीं आया समझ में? देखो इतना आसान था, लेकिन एक बार देखा हो तो ना। नहीं आया समझ में? अब आ जाओ फटाफट से, हो गया भाई, चलो आगे अगले क्वेश्चन दो। हाँ हाँ आओ आओ, आप तो स्पीड लगा के खेलना, मैंने आपको बोला ना, मैं ज्यादा लंबे समय तक आपको यहाँ नहीं रोकूंगा। पानी पी लेता हूं। अरे हाँ हाँ भाई, 3 वेरिएबल पे आई ये बात, ठीक है? 3 वेरिएबल्स, ठीक है? पहले से चालू कर दो, नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो होमोजीनियस इक्वेशंस के होते हैं। और इसी बात से आप में से कई लोगों के कान खड़े होने चाहिए कि यार होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस में क्या फर्क होता है, ठीक है ना? कांस्टेंट का, राइट है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आप लिख रहे हैं a1x प्लस में b1y प्लस c1z। बड़े ध्यान से एक बात सुनना, इज इक्वल टू d1, सही है? अगर यहाँ d1 है तो इट इज नॉन होमोजीनियस, अगर यहाँ 0 है तो इट इज होमोजीनियस, राइट है? फर्क कहाँ है वो अभी और आने वाले टाइम में, क्योंकि आप तो 13 के बालक हो, क्यों अपनी स्ट्रेंथ को कमजोर क्यों समझते हो? b2y आपको चीजें पता है, बस आप सिर्फ मिलाना सीखो। d2 a3x प्लस में कितना b3y प्लस में c3z इज इक्वल टू में कितना c3z इज इक्वल टू d3। ये बात पकड़ना आई? अगर देखा जाए 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन देना वैसे भी जरूरी है, अननोन क्वांटिटीज निकालेंगे कैसे नहीं तो। अगर आप ये बात समझे तो मैं साथ में ये भी लिख देता हूं, दीज आर इक्वेशंस ऑफ प्लेन। ये सब प्लेन्स की इक्वेशन है इन 3D। जिन्होंने 3D थोड़ा सा भी देखा है उन्हें अच्छे से पता है 3 वेरिएबल वाली सभी इक्वेशंस 3 प्लेन की इक्वेशंस को दिखाती हैं। अब आप सोचिए घर के अंदर मिलने वाली एक टाइल समझते हैं, है ना? अगर बाय द वे टाइल पे टाइल रख देता हूं तो 2 प्लेन एक दूसरे को टच में कितने सॉल्यूशन देंगे? इनफाइनाइट। अगर देखा जाए दो प्लेन अगर एक दूसरे पे आ गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन यहां पे 3 टाइल्स हैं, 3 टाइल्स हैं, इसका मतलब 2 टाइल्स अपने अपने कोई सॉल्यूशन निकाल करके तीनों का आंसर नहीं दे सकती। हाँ, अब आप सोचिए अगर भाई तो एक टाइल पे दूसरी टाइल, माने 3 टाइल एक दूसरे के ऊपर पाइल अप है, कितने सॉल्यूशन? 0। अरे तीनों का तो कोई सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं आया। नहीं समझ में आया आपको? तीनों का एक साथ कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया। अच्छा, तीनों टाइल्स अगर बाय द वे इस तरह से रखी गई हैं कि जैसे एक कॉर्नर के अंदर रखना, ऊपर के कॉर्नर पे रख दी गई, एक ऊपर रख दी, इस माइक वाले होल्डर के ऊपर रख दी, इसके ऊपर रख दी, और दूसरी खड़ी कर दी और एक इस तरफ खड़ी कर दी दीवार के सारे, कितने सॉल्यूशन? 1। और रीजन क्या आप ये बात समझ गए? बिल्कुल ये वाली फील कॉर्नर वाली क्लिक करा आपको, ऐसे खड़ी कर दिए, नहीं आया? हाँ, तो ऐसे सॉल्यूशन निकलते हैं। एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 2 तो कह रहा था ही नहीं, क्या एक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, बस दैट्स इट। करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहले मेरे को आपको ये याद दिलाना कि डी कौन होता था साहब, इनका a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। क्लिक कर गया आपको? ये आपका d है। अगर ये d है तो फिर d1 के लिए किसी को याद है कि d1 के टाइम पे बड़े ध्यान से सोचते हैं, a1 a2 a3 की जगह d1 d2 d3 लग जाता है, d1 d2 d3। श्योर है? अच्छा, एक दो छोटी छोटी और बातें सोच लेते हैं, तब तक मैं ऐसे ही आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है? मैंने क्या किया, ये कॉलम 1 देख रहे हैं, सही है? अगर कॉलम 1 के अंदर क्या लिखा हुआ a1, कॉलम 1 में पहले बस इसी से दिखा दूंगा, a1 की मल्टीप्लाई करी मैंने x से, मैंने मतलब क्या किया, कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगाया, कॉलम 1 इंटू x प्लस कॉलम 2 इंटू y प्लस कॉलम 3 इंटू z, और बाहर 1/x लगा के बैठा हूं, क्योंकि कॉलम 1 कि मैंने x से मल्टीप्लाई करी तो मेरे को 1/x करना पड़ गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी x से मल्टीप्लाई करी, नाउ इट बिकम्स a1x, इसको जोड़ा तो b1y प्लस c1z, तीनों आकर के यहां जुड़े तो मार्केट में दिखने लग गया, यहां पे क्या दिखने लग गया, a1x प्लस b1y प्लस c1z दिखने लग गया आपको। और यहां पे दुनिया ने क्या गिन दिया, d1, लेकिन उस चक्कर में मेरा यहां पे क्या दिखने लग गया, 1/x। अरे सोचो ना, यहां पे मेरे को क्या दिखने लग गया, 1/x, और अभी भी ये कौन है, d, सही है?
तो इसका मतलब यह कि जिस दिन मैं x की मल्टीप्लाई करूंगा dx इज इक्वल टू में यहां पे d1 d2 d3 दिखेगा। ये वही है जिसे आप क्या बोल रहे थे अभी d1। नहीं समझ में आया? इसका मतलब d1x इज इक्वल टू d1। ले नहीं पड़ा आपने, दोबारा ट्राई करें, दोबारा सोच लो एक बार जरा। इसके अंदर किसकी मल्टीप्लाई? x की, और बाकी में y और z की मल्टीप्लाई करके सबको इस तरफ जुड़वा दिया तो मार्केट में दिखने लग गया a1x प्लस b1y प्लस c1z दिख गया। लेकिन ये करने के दौरान मेरे को 1/x करना पड़ गया, और जैसे मैंने यहां दिखाया ये क्या दिखने लग गया मुझे? d1, राइट है? तो मेरे को यहां पे दिखने लग गया d1, फिर इसी तरह d2, फिर इसी तरह d3 और बाहर 1/x। लेकिन मैं किसके साथ कर रहा था ये सारा काम? d के साथ। तो इज इक्वल टू d, तो ये x को जिस दिन मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो dx बनेगा, और जो उधर बच गया उसका नाम d1, तो dx इज इक्वल टू d1 होता है। नहीं है? सिमिलरली dy इज इक्वल टू d2 होता होगा। सही है? तो हम लोगों ने यहां से 3 चीजें बना के रखी है, इसलिए जब मैं वहां लिखूं तो प्लीज आप परेशान मत होना, राइट है? मैं आपके हिसाब से लिख रहा हूं क्योंकि अब 13 में आप लोग, अब आप सोच सकते हैं d1 d2 d3, और यहां कितना? b1 c1 b2 c2 b3 c3, ये आपका d1 है, राइट है? उसी तरह से d2 कौन है? d2 के टाइम पे a1 c1 a2 c2 a3 c3, और बीच वाले में b की जगह पे क्या आ जाएगा? d1 d2 d3। और उसी तरह से d3 कौन है? d3 है a1 b1 a2 b2 a3 b3। सही है भाई? और यहां कितना हो जाएगा? d1 d2 d3। बट वी नो, क्या हम उसको क्या आइडिया पड़ गया कि dx इज इक्वल टू d1, dy इज इक्वल टू d2, dz इज इक्वल टू d3। ये बात आपके पकड़ में आ गई? नहीं आई? अच्छा, अब आप दिमाग लगाओ, कहीं आपने ax इज इक्वल टू b सुना है? ये सारा खेल वही है। अब सारा खेल वही चलेगा, माने फिर से 4 बातें होंगी। दिमाग लड़ाया आपने, क्लिक करने लग गया आपको। चलो अपन इसके आगे की बात करते हैं, राइट है? इसके आगे वही जिसे आप लोग क्रैमर रूल के नाम से जानते हैं, वो नॉन होमोजीनियस के लिए चल रहा है अभी अपन जो गिनेंगे, राइट है? क्या गिने बताओ? मैं ले रहा हूं dx इज इक्वल टू d1, लेकिन इनडायरेक्ट वे में तीनों को समेट के रखा हुआ है। 2 बातें सोची जा सकती हैं। कौन कौन सी 2 बातें सोची जा सकती हैं? या तो d0 होगा या d0 नहीं होगा। श्योर है? अगर d0 हो गया, d0 हो गया तो ये नीचे आएगा? नहीं आएगा। अब आप रोक सकते हो मेरे को, है ना भाई? तो आपको पता है ये 0 इंटू x इज इक्वल टू d1 दिखेगा, सिमिलरली 0 इंटू y इज इक्वल टू d2 दिखेगा। फिर से सारा खेल d1 d2 d3 के हाथों में। अरे d1 d2, क्योंकि d तो 0 हो गया, d1 d2 d3 के हाथों में चल रहा है सारा खेल। अब जल्दी सोच के जवाब देना। 2 बातें हो सकती है, क्या बोलो? d1 d2 d3 ऑल 0। सोचो d1 d2 d3 कैसे हो जाएं? सारे 0 हो जाएं। नहीं पकड़ में आया? अगर d1 d2 d3 सारे के सारे 0 हो जाएंगे तो दुनिया को दिखेगा 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, तो x y z की कितनी वैल्यूज आएंगी? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। x, y, z इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे देंगे उस केस में। क्लिक करा? अब दोबारा सोचते हैं, अगर इनमें से कोई भी एक बागी हो गया, d1 d2 d3 नॉट ऑल 0, नॉट ऑल 0। एक मिनट, एक सेकंड, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको ये बात नहीं समझ में आई हो, उसको दिखा देते हैं। कैसे हो सकता है सर? कोई एक बागी दिखाओ आप। मैंने कहा लेट्स से कि d2 ने कह दिया मैं तो 2 हूं, तुम लोगों को 0 होना है, हो जाओ। सही है? d2 ने कहा मैं तो 2 हूं, तो फिर क्या हो गया? मामला गड़बड़ हो गया। 0 इंटू y बराबर में d2 की जगह कितना दिखने लग गया? 2। अब हम दुनिया में ऐसा y ढूंढते फिर रहे हैं जिसकी 0 से गुणा करो और 2 आ जाए। क्या पॉसिबल है क्या? तो इसका मतलब y टंग गया, और ना केवल y टंगा बल्कि x y z तीनों टंगे। क्यों? क्योंकि आते तो तीनों आते हैं। क्या आप ये बात समझ गया? मेरे को बताओ क्या सॉल्यूशन लगाऊं? नो सॉल्यूशन। बात समझ में आई आपको? नो सॉल्यूशन, भले तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अभी भी नहीं आया? लगाते जाएं, रटने की चीज ही नहीं है। मैं रटनी, अगर मैं इतना रटूंगा तो कितना रट लूंगा बताओ? अब लगातार इतना कितने बोर्ड रट लूंगा? ये सारा समझने की चीज है, वही ऑन द स्पॉट अपन डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, अपन बाद में क्वेश्चन से सीखेंगे, सिर्फ 2 ही आंसर होंगे, 2 ही काम करना है, इक्वल टू 0 लगाना है, इक्वल टू 0 नहीं लगाना, दैट्स इट। इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे अपन। हालांकि लेकिन समझ में सब आना चाहिए अपने को, क्योंकि अपन भाई 13 में खड़े हैं। सही है? अब आ जाओ, d नॉट इक्वल टू 0। बताओ साहब, ये 0 नहीं है, क्या इसको नीचे लगा दूं? बताइए मार्केट में कैसा दिख रहा है? x इज इक्वल टू d1 डिवाइड बाई d, y इज इक्वल टू d2 डिवाइड बाई d, एंड इसी तरह z भी दिख रहा होगा। अच्छा, d ने तो 0 होने से मना कर दिया, लेकिन क्या d1 d2 d3 एक साथ सारे 0 हो सकते हैं?
तो मैं लिख दूं, बताइए दो बातें होंगी, D1 D2 D3 ऑल जीरो, राइट है भाई, सारे के सारे एक साथ जीरो पड़ गए। तो बताओ एक्स वाई जेड के तीनों के आंसर क्या है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड सारे जीरो है। तो दुनिया ने क्या कहा, कैसे सॉल्यूशन हो तुम कैसे सॉल्यूशन हो, तुम सारे जीरो आ गए, कौन सा सॉल्यूशन, ट्रिवियल, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो ट्रिवियल एंड कंसिस्टेंट, ठीक है ना भाई, ट्रिवियल। क्या आपको अभ्यास समझ में आई, क्योंकि सारे जीरो आ गए भाई। अच्छा, और अगर कोई भी एक बाकी हो गया तो D1 D2 D3 नॉट ऑल जीरो, भाई अगर भाई देवे सारे जीरो नहीं हो तो एक मिनट देखते ना, सोचते हैं। नीचे वाले ने तो जीरो होने से मना कर दिया, ऊपर वाले ने कहा कि हम सारे जीरो नहीं हो रहे, कोई भी एक अगर जैसे 2 हो गया, तो जैसे मान लो D ने जीरो होने से मना कर दिया, लेट्स से D इज इक्वल टू 5, D की वैल्यू कितनी है 5, तो दुनिया को दिख रहा है x इज इक्वल टू डिवाइड बाय 5, y इज इक्वल टू डिवाइड बाय 5, z इज इक्वल टू डिवाइड बाय 5। कोई भी एक जीरो नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता है, ये जीरो हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, अगला 0/5 हो जाएगा, सही है। अब जैसे इसका आंसर कितना है, इसका आंसर कितना है, इसका आंसर कितना है, क्या सारे जीरो आए, सॉल्यूशन आया कि नहीं आया, कितना है सॉल्यूशन आया, एक आया या बहुत सारे आए, सोचो सॉल्यूशन कितने आए, एक। अब देखो कैसे, एक मिनट जरा पेन देना फटाफट से, ठीक है, तीनों दे दो, 2-3 दे दो आप तो। हाँ भाई, जैसे मैं आपको दिखाता हूं ये एक सॉल्यूशन कैसे है, अरे आप भूल गए भाई, ठीक है, दिमाग लड़ाओ थोड़ा, है कि नहीं। जैसे ये सॉल्यूशन का नाम क्या है, 0 2/5 0। अब देखो साहब, 0 x का 0 मैंने मैं x से मूव ही नहीं करा, y यहां है, y एक्सिस यहां है, तो y एक्सिस के लिए 2/5 चला, और z एक्सिस के लिए चला ही नहीं, माने यही चला, तो मैं यहीं बैठा हूं भाई, क्या मैं यहां बैठा हूं तो सॉल्यूशन दिखा रहा हूं कि नहीं दिखा रहा हूं। इस पॉइंट को दुनिया ने क्या नाम दिया, इस पॉइंट को दुनिया नाम दिया 0 2/5, 0। क्या सॉल्यूशन आया कि नहीं आया, 0 0 0 होता तो यहां आता, बात समझ में आई। ये जो सॉल्यूशन है वो यहां आ रहा है, इसका मतलब x y z अगर 3 अलग अलग आंसर दे रहे हैं तो वो एक ही है, दैट काउंट्स एज ए पॉइंट, ठीक है। लेट्स से ये अगर भाई द वे सपोज करो कि तीनों ने ही कह दिया होता हम 0 नहीं दे रहे, एक क्यों भागी हो, सारे भागी हो गए, ठीक है ना। लेट्स से 5 इसका होता 20, इसका 5 होने पर होता 10, और z का होता अगेन 10, सही है। तो आपको पता लग गया, ये होता था 4, ये होता था 2, ये होता था 2, तो कितना आंसर आता, 4 2 2। 4 2 2 को गिन सकते हैं आप, पहले 4 इधर, फिर 2 उधर, फिर 2 ऊपर, कहां मिला मैं, इस पॉइंट पर, हाँ या ना, 4 2 2, नहीं आया समझ में। अगर यहां पहुंच गया तो जल्दी से सोच के जवाब देंगे आपकी, मेरे पास सॉल्यूशन आया कि नहीं आया, कितना आया, 1। अब आपको समझ में एक्स वाई जेड को अलग अलग क्यों गिनते हैं आप, सही है। चलिए भाई, ये बात आपके समझ में आ गई, तो बताइए साहब, अगर इनमें से कोई भी एक 0 नहीं हुआ तो मैं बोलूं कैसा सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल, कैसा सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल, एज वेल एज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यूनिक और इनफाइनाइट, यूनिक। तो आपके पास देखो सॉल्यूशन कितने आते हैं, 3 आ रहे हैं, देखो मार्केट में, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और ये नो सॉल्यूशन, और या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब मार्केट में वाकई में 3 ही सॉल्यूशन घूमते हैं, या तो एक आएगा, या फिर आएगा ही नहीं, या फिर सीधे इनफाइनाइट आएगा। क्या 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं, सही है। आईआईटी ने बहुत स्मार्टली एक क्वेश्चन बनाया है ना, और कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सच दैट दे गेट्स 2 सॉल्यूशन। बच्चों ने निकाल भी दिया, जबकि उनको स्ट्राइक नहीं करा 3 वेरिएबल की इक्वेशन में, तो सीधा या तो एक आ सकता है, या इनफाइनाइट आ सकता है, या आएगा ही नहीं। 2 सॉल्यूशन तो जिंदगी में नहीं आएंगे, नहीं आए समझ में, कहानी पकड़ में आई। आप कितना स्मार्टली करते हैं। अगर हम बेसिक भूल गए, अगर हमने ये सोचा कि बस हमारे को तो क्रैमर रूल रटना है, तो अपन फंस गए, क्योंकि वो हमारे को लॉक कर डालेंगे कहीं ना कहीं, सही है। शेष अपन कल करते हैं, ठीक है।